कहते हैं कि समंदर की लहरों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुंबई के समंदर किनारे एक ऐसा शख्स रहता था जिसके एक इशारे पर पूरी मुंबई थम जाती। न कभी चुनाव लड़ा, न कभी कोई सरकारी पद संभाला, फिर भी वो दशकों तक महाराष्ट्र का बेताज बादशाह बना रहा। लोग उसे गॉड फादर कहते थे, विरोधी विवादों का केंद्र मानते थे, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए वो थे हिंदू हृदय सम्राट। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है और आप देख रहे हैं न्यूज वेल्थ का खास शो नेताजी। आज कहानी उस कार्टूनिस्ट की जिसकी कूची की धार ने सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों को लहूलुहान कर दिया। वो शख्स जिसने बॉम्बे को मुंबई बना दिया, जिसके एक रिवॉल्वर वाले कार्टून ने दक्षिण भारतीयों से लेकर गालिब के चाहने वालों तक को हिला कर रख दिया। चलिए आज शुरू करते हैं बाल केशव ठाकरे की वो अनसुनी दास्तान, जो सत्ता, संघर्ष और स्वाभिमान की सबसे बड़ी मिसाल है। 23 जनवरी 1926 पुणे की धरती पर एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा गया बाल केशव ठाकरे। पिता प्रबोधनकार ठाकरे एक समाज सुधारक थे, जिनसे बाल को विरासत में मिली बेबाकी। 1950 के दशक में बाल ठाकरे ने अपने कैरियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर फ्री प्रेस जर्नल से की। उनकी कूची में वो ताकत थी कि उनके कार्टून न्यूयॉर्क टाइम्स और जापान के असाही शिंबुन तक में छपते थे। लेकिन इसी समय कलाकार के अंदर एक राजनेता भी अंगड़ाई ले रहा था। 1960 का दशक मुंबई में बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ रहा था। मराठी मानुष को लगने लगा कि वो अपने ही घर में बेगाना होते जा रहा है। तब बाल ठाकरे ने अपने भाई के साथ मिलकर एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसका नाम था मार्मिक। यह सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, यह एक आंदोलन की आहट थी। उन्होंने नारा दिया, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए। दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ उनकी तीखी टिप्पणियों ने मराठी युवाओं के खून में उबाल ला दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 19 जून 1966। बाल ठाकरे ने एक ऐसी सेना की नींव रखी जिसे दुनिया ने जाना, शिवसेना, शिव की सेना। एक ऐसी पार्टी जिसके पास न कोई बड़ा फंड था, न कोई बड़ा राजनीतिक अनुभव, लेकिन पास था एक ऐसा सेनापति जिसकी आवाज पर हजारों शिव सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर निकल पड़ते थे। बाल ठाकरे की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सलमान रुश्दी जैसा विश्व प्रसिद्ध लेखक जब अपनी किताब द मुर्स लास्ट साई में ठाकरे पर व्यंग करता है, तो पूरी किताब को महाराष्ट्र में रातों रात बैन कर दिया जाता है। उन्होंने कभी संविधान की परवाह नहीं की। उन्होंने कभी धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से राजनीति नहीं देखी। उन्होंने खुलकर कहा कि वो भारत को एक आधिकारिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 90 के दशक में जब शिवसेना सत्ता में आई, तो उन्होंने पहला काम किया बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई करना, जो मराठी अस्मिता का प्रतीक था। लेकिन इस ताकत के साथ जुड़े थे गहरे विवाद। 1992-93 के वो काले दिन जब मुंबई मुस्लिम विरोधी दंगों की आग में झुलस रही थी। आरोप लगे इन दंगों के पीछे बाल ठाकरे का हाथ था। लगभग 1000 लोग मारे गए। हिटलर की तारीफ करने के लिए मशहूर ठाकरे ने एक बार इंटरव्यू में साफ कहा था, मैं हर मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इस देश में रहकर गद्दारी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सत्ता का यह शिखर इतना ऊंचा था कि 1995 में बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र फतह कर लिया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सवाल उठने लगे, इस विशाल साम्राज्य का वारिस कौन होगा। एक तरफ थे उनके सगे भतीजे राज ठाकरे, जिनकी शैली बिल्कुल बाल ठाकरे जैसी थी, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे उद्धव ठाकरे, जो स्वभाव से शांत और सौम्य थे। कैसे एक भतीजे का हक मारकर
बेटे को गद्दी सौंपी गई, वो कौन सा मोड़ था जिसने ठाकरे परिवार को दो हिस्सों में फाड़ कर रख दिया, और कैसे एकनाथ शिंदे के विद्रोह ने बाल ठाकरे की बनाई हुई मूल शिवसेना की चूल्हे हिला दी। हम बात इसकी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस शिवसेना को आज हम कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी दल के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत मंदिरों या धर्म के लिए नहीं बल्कि नौकरी और वजूद की लड़ाई से हुई थी। 19 जून 1966 का वो दिन जब दादर के शिवाजी पार्क में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। चलिए समय की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब बॉम्बे की गलियों में लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ के नारे गूंज रहे थे। 60 का दशक मुंबई सपनों का शहर था, लेकिन मराठी युवाओं के लिए ये सपने धुंधले पड़ रहे थे। बाल ठाकरे ने अपनी पत्रिका मार्मिक में उन प्रवासियों की लिस्ट छापनी शुरू की जो दक्षिण भारत और गुजरात से आकर बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहे थे। ठाकरे का गुस्सा जायज था या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनके नारे महाराष्ट्रियों के लिए आग के समान थी, यानी उन लोगों के दिलों में आग पैदा कर दी। उनके पिता केशव ठाकरे ने सुझाव दिया कि सेना का नाम महान मराठा शासक शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए, और देखते ही देखते ये सेना मुंबई के हर नाके हर गली की पहचान बन गई। ताकत का ट्रेलर 1968 में ही दिख गया था, जब महज 2 साल पुरानी पार्टी ने मुंबई नगर निगम की 140 में से 42 सीटें जीतकर सबको आकर्षित कर लिया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 80 के दशक के अंत तक आते आते ठाकरे ने भांप लिया था कि सिर्फ क्षेत्रीय गौरव से बात नहीं बनेगी। अब जरूरत थी एक बड़े फलक की, और यहीं से शुरू हुआ शिवसेना का हृदय परिवर्तन। मराठी राष्ट्रवाद की जगह अब कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद ने ले ली। 1989 में सामना अखबार शुरू हुआ। अब निशाने पर सिर्फ प्रवासी नहीं बल्कि वो राष्ट्र विरोधी तत्व थे जिन्हें शिवसेना अपना दुश्मन मानती थी। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा और उसके बाद मुंबई दंगों की आग में झुलस गई। 1998 का श्री कृष्ण आयोग साफ कहता है इस दंगों के पीछे शिवसेना का हाथ था। लेकिन इसी ध्रुवीकरण ने शिवसेना को पहली बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। 1995 में बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार महाराष्ट्र में भगवा लहराया और बॉम्बे का नाम बदलकर हमेशा के लिए मुंबई कर दिया गया। लेकिन सत्ता की ये मलाई लंबे समय तक मीठी नहीं रही। 25 साल पुराना बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 2014 में सीटों के फेर में टूट गया और 2019 तक आते आते तो जैसे मर्यादाओं के सारे बांध टूट गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने वो किया जिसकी कल्पना उनके पिता ने शायद कभी नहीं की होगी। उन्होंने अपने धूर विरोधियों कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और बना ली महाविकास अघाड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि जब विचारधारा से समझौता होता है तो बगावत घर के अंदर से ही शुरू होती है। साल 2022 एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ वो विद्रोह किया जिसने उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन खींच ली। शिंदे का आरोप था कि उद्धव ने बाल ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व को छोड़ दिया है और वो नरम पड़ गए हैं। नतीजा, उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा और शिंदे बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बन गए। आज शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी है। एक तरफ उद्धव की मशाल है तो दूसरी तरफ शिंदे का धनुष बाण। 2024 के चुनाव में दिखा दिया कि असली शिवसेना कौन है। जब महायुति गठबंधन ने 288 में से 236 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया, शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वो फिलहाल रेस में आगे है। कहते हैं कि मुंबई में रहने के लिए आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक दौर ऐसा था जब मातोश्री से निकलने वाली एक हुंकार से तय होता था कि मुंबई किसकी है। बाल ठाकरे एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ राजनीति बदली बल्कि डिक्शनरी में भैया और बीमारी जैसे शब्दों को नए और विवादित मायने दे दिए।
बाल ठाकरे ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी नसीहत दी, सानिया मिर्जा के कपड़ों पर टिप्पणी की और शाहरुख खान को निशान ए पाकिस्तान तक कह डाला। चलिए देखते हैं उस दौर के वो बयान जिन्होंने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। हम समझते हैं बाल ठाकरे के मिजाज को। बाल ठाकरे ने 46 साल सार्वजनिक जीवन में बिताए, न चुनाव लड़ा न पद लिया, लेकिन ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस किरदार को निभाया उसकी हनक आज भी मुंबई की हवाओं में महसूस की जाती है। उनका सबसे बड़ा और विवादित मुद्दा था परमिट सिस्टम। साल 2010 में जब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कहा कि मुंबई में कोई भी रह सकता है, तो ठाकरे ने सामना में जहर उगलते लिखा, मुंबई धर्मशाला बन गई है, बाहरी लोगों को रोकने का एकमात्र तरीका परमिट सिस्टम है। यानी मुंबई में घुसने के लिए भी उन्हें अब मंजूरी चाहिए थी। उत्तर भारत, खासकर यूपी और बिहार के लोगों के लिए ठाकरे के मन में जो कड़वाहट थी वह किसी से छिपी नहीं थी। 2008 में उन्होंने बिहारियों को गोबर का कीड़ा तक कह दिया था। उनका वो नारा, एक बिहारी 100 बीमारी, आज भी राजनीति के काले पन्नों में दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की वजह से गंगा मैली हो गई और वहां का भ्रष्टाचार अब मुंबई की रगों में घुस रहा है। इस दौर में भैया शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन ठाकरे की जुबान सिर्फ प्रवासियों पर नहीं रुकी। जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुंबई हर भारतीय की है, तो ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने दो टूक कहा, सचिन, क्रिकेट के बहाने राजनीति मत करना। अगर मराठी मानुष के अधिकारों का उल्लंघन करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं जब सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी का फैसला किया, तो ठाकरे ने उनके कपड़ों और फैशन पर निशाना साधते हुए कहा, अगर दिल में हिंदुस्तानी होता तो किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं धड़कता। विवादों की ये फहरिस्त बहुत लंबी थी। जब शाहरुख खान ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का समर्थन किया, तो ठाकरे इतने नाराज हुए कि उन्होंने शाहरुख को निशाने पाकिस्तान देने की मांग कर दी। 2010 में तो उन्होंने क्रिकेट को बचाने के नाम पर आईपीएल पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली। उनका मानना था कि ललित मोदी और शशि थरूर जैसे लोगों ने इस जेंटलमैन गेम की छवि को खराब कर दी है। बाल ठाकरे के बयान आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग इसे मराठी अस्मिता की रक्षा मानते हैं, तो कुछ इसे नफरत की राजनीति। लेकिन एक बात तय थी, ठाकरे जो सोचते थे वो बिना डरे बोलते थे, चाहे सामने देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार हो या क्रिकेट का भगवान हो। साल 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री कोई और था, लेकिन शासन मातोश्री से चलता था। बाल ठाकरे ने खुद बड़ी जिम्मेदारी लेने के बजाय किंग मेकर बनना पसंद किया। वे सत्ता से बाहर रहकर सरकार चलाते थे, इसलिए राजनीति में उन्हें रिमोट कंट्रोल का नाम दिया गया। उनके लिए महाराष्ट्र का यह शेर सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आदर्श बन चुका था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी छिपा था। 1996 का साल बाल ठाकरे के लिए काल बनकर आया। नियति ने उन्हें दो ऐसे सदमे दिए जिन्होंने इस फौलादी इंसान को भी तोड़ दिया। पहले 20 अप्रैल 1996 को उनके बड़े बेटे बिंदु माधव की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अभी ये आंसू सूखे भी नहीं थे कि सितंबर में उनकी पत्नी मीना ठाकरे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये वो दौर था जब हिंदू हृदय सम्राट अकेलेपन की उस खाई में गिर गए जहां से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। लेकिन बाल ठाकरे का तेवर वही था, वह कभी कम नहीं हुआ। उनकी उग्र राजनीति का नतीजा ये हुआ कि 28 जुलाई 1999 को चुनाव आयोग ने उन पर 6 साल के लिए वोट डालने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिए। वजह थी नफरत और डर की राजनीति। एक ऐसा नेता जिसके इशारे पर लाखों लोग वोट देते थे, वो खुद 2005 तक वोट नहीं डाल सका।
लेकिन ठाकरे ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, चाहे वो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हो या बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ। ठाकरे के निशाने पर अब सिर्फ राजनेता नहीं थे। जब राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु की फांसी की सजा पर फैसला लेने में देरी की, तो ठाकरे ने उन पर भी अभद्र टिप्पणी करने से भी गुरेज नहीं किया। वे हिटलर की प्रशंसा करते थे और पश्चिमी संस्कृति के धूर विरोधी थे। हर साल वैलेंटाइन डे पर शिव सैनिकों का होटल और दुकानों में तोड़फोड़ करना, प्रेमी जोड़ों के साथ अभद्रता करना, ये सब उनके आदेश का हिस्सा था। उनके लिए वैलेंटाइन डे हिंदू संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा था। सियासत की दुनिया में आपने कई नेता देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जो कभी किसी से मिलने उसके घर नहीं गया? चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बॉलीवुड का शहंशाह हो या हॉलीवुड का पॉप स्टार माइकल जैक्सन, सबको चलकर मुंबई के उस एक पते पर आना पड़ता था जिससे दुनिया मातोश्री के नाम से जानती है। बाला साहब ठाकरे अपनी बेबाकी के लिए जितने मशहूर थे, अपनी पसंद के लिए उतने ही शौकीन। वे सिगार, मटन और वाइट वाइन के दीवाने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले इस शेर के साथ बैठकर अक्सर कौन बियर पिया करता था? वो खुद बाला साहब ने खुद खुलासा किया था कि उनके धूर विरोधी और दोस्त शरद पवार अक्सर उनके घर बियर की चुस्कियों लेने आया करते थे। ये था उनका रुतबा, जहां राजनीति की कड़वाहट एक ग्लास वाइन और सिगार के धुएं में उड़ जाया करता था। लेकिन मटन के शौकीन बाला साहब के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जिन्हें नॉनवेज बेहद पसंद था, उन्होंने मुंबई में जैन धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अचानक मांस छोड़ दिया। एक झटके में वे पूरी तरह शाकाहारी बन गए और आखिरी सांस तक इस फैसले को निभाया। उन्हें घर का बना मराठी खाना, चर्च गेट का इटालियन पास्ता और थाई फूड बहुत पसंद था। वे अक्सर कहते थे कि राजनीति की भागदौड़ में मैं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ नहीं उठा सकता। वाशिंगटन पोस्ट ने एक बार लिखा था, बाला साहब शिकागो के अल कैपोन की तरह है, जो बॉम्बे पर खौफ से राज करते हैं, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वे हिंदू हृदय सम्राट थे। बाला साहब को भीड़ में घुलना मिलना पसंद नहीं था। वे मातोश्री की बालकनी से अपने समर्थकों को दर्शन दिया करते थे, ठीक वैसे जैसे कोई देवता अपने भक्तों को देता है। दशहरा रैलियों में उनकी एक हुंकार सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी और वो जो कहते थे वो पत्थर की लकीर बन जाता था। उनकी शख्सियत का जादू ऐसा था कि 1996 में जब दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार माइकल जैक्सन मुंबई आए, तो वे भी मातोश्री की दहलीज पार कर बाला साहब से मिलने पहुंचे। ठाकरे की डिक्शनरी में डर शब्द नहीं था। जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बीजेपी बचाव की मुद्रा में थी, तब ठाकरे ने सीना ठोक कर कहा था, अगर उस ढांचे को शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो मुझे इस बात पर गर्व है। वे जिसे अपना मानते उसके लिए जान दे देते और जिसका विरोध करते उसे सड़क पर ला देते। बाला साहब कभी पहेली से कम नहीं रहे। वे कब किसकी तारीफ करेंगे और कब किसे जमीन सुखा देंगे, ये उनके करीबियों को भी नहीं पता होता था। उन्होंने एडोल्फ हिटलर की प्रशंसा की, लुंगी हटाओ जैसे अभियान चलाए और बिहारियों को बीमारी तक कहा। लेकिन इसी शख्स के दरबार में हर बड़ा सितारा हाजिरी लगाता था, चाहे वो सियासत की दुनिया का हो या फिर फिल्म दुनिया का। यह विरोधाभास ही उन्हें बाल ठाकरे बनाता था। सियासत की दुनिया में दुश्मन और दोस्त बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाला शख्स कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर दे, या एक ऐसा नेता जो सार्वजनिक रैलियों में बियर और सिगार के प्रति अपने प्रेम को छिपाने के बजाय शान से बयां करे? बाल ठाकरे सिर्फ एक नेता नहीं, एक इमोशन था। कहानी उनके नरम पक्ष की भी है, उस नरम पक्ष की जिसने संजय दत्त को जेल जाने से बचाया, और उस रिमोट कंट्रोल की जिससे महाराष्ट्र की सरकारें चलती थी।
बाल ठाकरे के बारे में एक बात मशहूर थी, उनका दरबार हर किसी के लिए खुला था, चाहे वो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हो या विवादों में घिरे संजय दत्त। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद जब पूरा देश संजय दत्त के खिलाफ था, तब ठाकरे उनके पिता सुनील दत्त के लिए ढाल बनकर खड़े हुए। दादर में शिवसेना मुख्यालय के पास ही धमाका हुआ था, लेकिन दोस्ती की खातिर ठाकरे ने अपने कट्टर छवि की परवाह नहीं की। वो अक्सर कहते थे कि राजनीति अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। 90 का दशक ठाकरे के जीवन का सबसे तूफानी दौर था। एक तरफ उन पर 1992-93 के दंगों का आरोप था, जहां जस्टिस श्री कृष्णा आयोग ने उन्हें एक जनरल की तरह दंगाइयों का नेतृत्व करने का दोषी माना। उन पर 13 केस दर्ज हुए, लेकिन मजाल है कि किसी ने उन पर हाथ भी लगाया हो। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की कोशिश की, तो मजिस्ट्रेट ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि समय बीत चुका है। उस दौर में ठाकरे की हनक ऐसी थी कि देश के बड़े बड़े नेता उनके सामने झुकते थे। ठाकरे का अंदाज बड़ा निराला था। वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाते थे और खुलेआम तानाशाही का समर्थन करते थे। एडोल्फ हिटलर के प्रति उनकी प्रशंसा जगजाहिर थी, लेकिन इसी लोक लुभावन अंदाज ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। रैलियों में उनकी हाजिर जवाबी और चुटीली टिप्पणियां सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी। वो बॉलीवुड में खान परिवार के वर्चस्व के खिलाफ भी बोलते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उन्हीं के घर मातोश्री में फिल्मी सितारों का तांता लगा रहता था। ठाकरे ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजी नहीं। साल 2012 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले जब उन्होंने बीजेपी जैसी पुरानी सहयोगी को किनारे कर दिया और यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया, उनके सियासी प्रतिद्वंदी शरद पवार के साथ उनके रिश्ते ऐसे थे कि बाहर वो एक दूसरे पर गरजते थे, लेकिन निजी मुलाकातों में ठहाके लगाते थे। यही वो ठाकरे मैजिक था जिसने उन्हें हर सीमा के पार पहुंचा दिया था। अक्टूबर 2012 शिवाजी पार्क की दशहरा रैली। पहली बार ठाकरे वहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों से हाथ जोड़कर आखिरी अपील की, मेरे बेटे उद्धव और पोते आदित्य को संभाल लेना। ये एक शेर की आखिरी दहाड़ थी, जिसने अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। 17 नवंबर 2012 को जब उनका निधन हुआ, तो पूरी मुंबई ऐसी थमी जैसी शायद पहले कभी नहीं थमी। आज के खास कार्यक्रम नेताजी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए चेहरे के साथ, जिसके बारे में जानना आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।